उन्होंने चुपचाप ये बोल दिया कि अगर इजराइल को खतरा महसूस हुआ, इजराइल हमला करेगा। और यही डोनाल्ड ट्रंप, ये तो 5 बड़ी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप फेस कर रहा है और ये इसकी अप्रूवल रेटिंग्स नीचे खींच रहे हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला बेंजामिन नेतन्याहू से कि भाई तू लड़ ले, लेकिन खुद लड़ना, फिर यू आर ऑन योर ओन, फिर हम आपकी मदद नहीं करेंगे। यही कसम तो नेतन्याहू ने खाई थी 7 अक्टूबर के बाद कि एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग, और उसने काफी हद तक अपनी कसम पूरी भी की है। जस्ट इमेजिन, शी जिनपिंग, जो बंदा चाइना से बहुत कम बाहर निकलता है, ना के बराबर बाहर निकलता है चाइना से, वो बंदा फ्लाइट पकड़ के प्योंगयांग पहुंच गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों बिल्कुल एज पे आके रुक गए। एक तरफ इजराइल, एक तरफ ईरान। ईरान ने बमबारी शुरू करी, इजराइल ने जबरदस्त जवाब दिया, फिर बीच में डोनाल्ड ट्रंप आए और फिर से ये दोनों अलग हो गए। यानी कि आज की तारीख में, एज आई एम रिकॉर्डिंग दीज लाइन्स इन दिस वीडियो, ऑफिशियली स्पीकिंग दे आर नॉट एट वॉर। मैं बात कर रहा हूं इजराइल और ईरान की, लेकिन कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि 2-3 चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है कि इसका इतिहास से डायरेक्टली बहुत कुछ लेना देना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा गेम क्या हो रहा है। देखिए, ये खबरें, ये हुआ, ब्रेकिंग न्यूज, फलाना ढिमका, वो ठीक है, दैट्स ओके। बियॉन्ड दैट देयर इज न्यूज। आज मैं आपको वो एनालाइज करके दिखाऊंगा। दोस्तों बात यह है कि अगर आप सीरिया की बात करें तो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं बशर अल असद का। तो बशर अल असद की, उसके बाप की हुकूमत थी तकरीबन हाफ सेंचुरी की, और खूब मजबूती से उन लोगों ने राज किया है। हजारों लोगों को जेल में बंद किया, कितने लोगों को मार दिया, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन टेरर पूरा था। अब क्या होता है कि जब वहां से जुलानी आता है, जिसको अहमद अल शरा बोलते हैं, जब वो आता है और इनको निपटा देता है, तो जब बशर अल असद की सरकार उखड़ जाती है और वो मॉस्को भाग जाता है, उसको सपोर्ट करने वाला कौन था? आप जरा सोचिएगा इस पर। उसको सपोर्ट करने वाला, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट, 2 थे उसके सपोर्टर, एक रशिया और दूसरा ईरान। जब बशर अल असद की सरकार उखड़ी है सीरिया से और डेमस्कस से भागा है, हवाई जहाज पकड़ के सीधा मॉस्को पहुंचा, तो भाई इसमें एक बात तो क्लियर है, एंड देयर इज नो डाउट, ईरान की खिल्ली उड़ी और ईरान के एक बहुत मजबूत पार्टनर को वहां से उखाड़ दिया। रशिया तो निकल गया जैसे रशिया निकलता है, ईरानी भागे रातों रात वहां पे। ईरान का बहुत सॉलिड प्रेजेंस था सीरिया में, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का और बाकी इनके जितने भी इंटेलिजेंस के इदारे थे, दे हैड अ वेरी वेरी सॉलिड प्रेजेंस। अब लोगों ने बोला यार ईरान सीरिया के रेजिम को बचा नहीं पाया, रशिया भी नहीं बचा पाया। एक बात तो है। दूसरी चीज यह होती है कि इजराइल हमला करता है हमास के ऊपर, और इतने हमले करता है इजराइल। ये सब बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि ये जो आप रूप देख रहे हैं ना ईरान का, जो आपने पहले नहीं देखा, उनमें से यह भी एक कारण है। हमास तो बिल्कुल डार्लिंग हुआ करती थी ईरान की, डार्लिंग हुआ करती थी, और उनकी फॉरेन पॉलिसी का और उनकी मिलिट्री पॉलिसी का एक बहुत, जिसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट था हमास। आईडीएफ ने मार मार के हमास का हलवा बना दिया। आज की तारीख में हमास का कोई चीफ बनने को राजी नहीं है, लीडर बनने को राजी नहीं है, वो निपटा देते हैं, दूसरा आता है उसको निपटा देते हैं, तीसरा है उसको निपटा दिया। अब कोई भी निपटना तो चाहता नहीं है। तो अब बच गया हिजबुल्लाह और एक बच गए हुथी, बाकी कुछ हैं इराक के अंदर, कुछ हैं जॉर्डन के अंदर, वो सब। लेकिन मेन जो उनका दुश्मन है इजराइल, उसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? हिजबुल्लाह। अगर ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं कर पाया तो फिर बाकी लोगों में यह हो जाएगा कि साहब अब ईरान में दम नहीं है। ठीक है, आपने मिसाइल मार ली यार, तेल अवीव आपने कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर क्या आप अपने बंदों के सपोर्ट में क्योंकि जब ये हमास को, मैंने बोला ना, आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जब हमास का हलवा बना रही थी, तब ईरान कहां था? ईरान के मुंह से चू तक नहीं निकली। अब ईरान हो गया मजबूर। दोस्तों दूसरी एक मजबूरी चाइना और रशिया की भी है, हमें यह भी बात समझनी पड़ेगी। वेनेजुएला में जो मडूरो था,
जिसको डेल्टा फोर्स वाले उठा के ले गए अमेरिका में, अब नाउ ही इज फेसिंग ट्रायल, उसको सपोर्ट कौन करता था? मडूरो को सपोर्ट करने वाले भी रशिया और चाइना थे। ईरान के ऊपर जब बमबारी हुई तो उसको सपोर्ट करने वाले भी रशिया और चाइना थे, लेकिन क्या रशिया और चाइना बीच में पड़े? नहीं, उन्होंने मदद पूरी करी। हथियार दे दो, केमिकल दे दो, सैटेलाइट इमेजरी दे दो, जीपीएस दे दो, सब कुछ दे दो, राइट? लेकिन एक बंदा नहीं आया लड़ने के लिए। ना रशिया ने अपनी फोर्सेस डाली और चाइना का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पे ये बात है कि हमें यह समझना पड़ेगा एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में, ईरान इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर इट्स क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ईरान अपने जो इसके जो अंग समझ लीजिए, इसके हिस्से समझ लीजिए, इनके अंश समझ लीजिए, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ना सीरिया में प्रोटेक्ट कर पाया, ना वो गजा में प्रोटेक्ट कर पाया, वो नहीं कर पाया। अब तीसरा मौका है इन केस ऑफ हिजबुल्लाह। तो ईरान ये कहता है कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लड़ाई बंद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ना कि हम न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ये लड़ाई बंद करो, बंद करो। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, बेंजामिन नेतन्याहू इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इजराइल। ये बात सच है, ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन इजराइल। और कई लोगों का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड बेंजामिन नेतन्याहू आर ऑन द सेम बोट। उनकी दोनों की सिमिलर समस्याएं हैं। अब मैं बताता हूं, अगर लड़ाई रुकी तो नेतन्याहू की समस्या है, और लड़ाई चली तो ट्रंप की समस्या है। अब ये समस्या कैसी है और इसका समाधान क्या है? लोगों का यह कहना है, और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस नहीं है, लोग कह रहे हैं ऐसे, और ये इजराइल से आवाजें आ रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि लड़ाई बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, आगे चलती रहे, राइट? और उनके ऊपर सियासी दबाव बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल दबाव बहुत ज्यादा है। कोई केसेस की बात कर रहा है, कोई किसकी बात कर रहा है, अंदर जुडिशियल मामला, ये सब लीगल मामले, ये सब। तो जब तक लड़ाई चलती रहेगी, सो ही विल बी इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल दिस। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है डोनाल्ड ट्रंप वाला, और डोनाल्ड ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू ये है उसके रिलेटेड टू डोनाल्ड ट्रंप कि साहब अगर लड़ाई नहीं रुकी तो डोनाल्ड ट्रंप फिर नवंबर वाला मामला जो है उनका ना मिड टर्म, वो हार जाएगा। तो यहां पे बात रुकी है, एक के लिए लड़ाई मजबूरी है, एक के लिए शांति मजबूरी है, ऐसा लोग कह रहे हैं फ्रॉम इजराइल एंड फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। तो मैंने दोनों तरफ की बात आपको बता दी। और यहां पे देखिए, एक उनकी मजबूरी है इजरायलियों की, एक अमेरिकन की मजबूरी है, एक ईरानियों की मजबूरी है, सबकी मजबूरी है दोस्तों, सबकी मजबूरी है इस लड़ाई को लेकर। ये लड़ाई चलेगी, ये लड़ाई रुकेगी, डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है और किसकी इमीडिएट मजबूरी है। अगर किसी को यह गलत फहमी है कि ईरान अगले 1 साल या 4 साल तक लड़ सकता है, प्लीज डोंट बी अंडर दिस मिसकंसेप्शन। ईरान की भी बहुत हालत खराब है, लेकिन हां, यह बात भी सही है कि ईरान बहादुरी से लड़ रहा है। यह बात सही है। ईरान इज फाइटिंग, ईरान इज पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट, ईरान इज फाइटिंग। लेकिन अगर किसी को गलत फहमी यह है कि ईरान को कुछ नहीं हुआ और सारा का सारा जो बर्बादी हमने देखी है वो सिर्फ इजराइल में हुई है या फिर अबू धाबी में हुई है, सॉरी, ऐसा नहीं है। ईरान का अंदर से भुरकस बन चुका है और ईरान को यह नहीं समझ में आ रहा कि क्या करे। हां, उसने यह कर रखा है कि उसने टेलीविजन के कैमराज ऑफ कर दिया, उसने सोशल मीडिया ऑफ कर दिया। तो ईरान की कितनी बर्बादी हुई है ये किसी को पता नहीं लग रहा। वो ईरान की ताकत बन गई कि किसी को पता नहीं लग रहा। और नाप भी दिखाइए ना किस तरीके से मिसाइल जाती है बिल्डिंग के अंदर। जब इजराइल का दिखाते हैं तो ईरान का भी दिखाइए, क्योंकि इजराइल डेमोक्रेसी है, वहां पे आप रोक नहीं सकते और यहां पे आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि ईरान के अंदर देयर इज नो डेमोक्रेसी। बोल दिया मुश्तबा खमेनी ने कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज शट डाउन। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा है, उसकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है दोस्तों, अप्रूवल रेटिंग होती है ना कि कितना पॉपुलर है बंदा, कोई भी पॉलिटिशियन कितना पॉपुलर है, उसकी अप्रूवल रेटिंग लगातार पिछले 1 साल से गिर रही है, धीरे 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 गिर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उसने बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दे दी, भाई एक तो तू रुक जा, और अगर तू नहीं रुका यू आर ऑन योर ओन, फिर खुद संभाल। खुद तो अभी तक संभाल ही रहा है वो, आगे भी खुद संभाल लेगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों ये हो क्या रहा है, ये ट्रंप क्यों हिला हुआ है और ट्रंप क्यों हर रोज, आप देखते हैं ना, अभी 4 दिन के अंदर ट्रूस हो जाएगा, 2 दिन के अंदर हो जाएगा। हवा खराब है भाई की, आप समझिए मेरी बात, इसकी हवा खराब है। और अब मैं बताता हूं इसकी हवा क्यों खराब है, लेटेस्ट क्या हुआ है। आपको पता है H1B वीजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने $100,000 की फीस लगाई थी।
कि भाई इंडियंस आ रहे हैं, हमारे सारे जॉब ले रहे हैं और हमारे तो अमेरिकन इतने टैलेंटेड हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अगर मैं $100,000 की फीस एक रख देता हूं तो फिर बहुत कम लोग दे पाएंगे, बहुत कम कंपनियां दे पाएंगी, लिहाजा फिर जो इंडियंस हैं वो नहीं आएंगे। ये सब इसने ड्रामा किया था। कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो आप फीस लगा रहे हैं ये किससे पूछ के लगाई आपने? ये यूएस की कोर्ट ने बोला है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ये गलत है, इलीगल है, ये फर्जीवाड़े का काम कर रहे हो। ये पूरा मामला तुम फर्जीवाड़े का कर रहे हो। तुमने क्या कांग्रेस से परमिशन ली? क्या तुमने कांग्रेस से पूछा कि तुम ये लगा लो? अगर ये टैक्स है, अगर हम इसको टैक्स कहते हैं, तो टैक्स लगाने से पहले क्या आपको कांग्रेस को नहीं पूछना चाहिए था? अमेरिका का संविधान क्या कहता है? प्रेसिडेंशियल पावर्स नहीं कहते ये कि आप जब मन चाहे किसी के ऊपर कितना टैक्स लगा लो। और ये $100,000 आपने बोला $1,00,000 का लगेगा पर H-1B वीजा। ये इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस? तो कुछ ये लोग समझा नहीं पाए। ये केस हार गया डोनाल्ड ट्रंप, ये H-1B वीजा का। दूसरा टैरिफ 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 टैरिफ, आपने सुना भारत के ऊपर टैरिफ, इसके ऊपर टैरिफ, उसके ऊपर टैरिफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस ने यह बोल दिया कि तेरे टैरिफ भी भाई पूरे जाली हैं, फर्जी हैं। राइट? तीसरी चीज, ईरान में चढ़ दौड़े, ये कर दूंगा, इसको मार दूंगा, ईरान में भी इसको मुंह की खानी पड़ी। चौथी चीज, अमेरिका में हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें। देखिए, लड़ाई बहुत अच्छी लगती है जब आप उसको टेलीविजन पे देखते हैं ना, बहुत मजा आता है लड़ाई देखने में। लेकिन जिस दिन उस लड़ाई के असरात आपके ऊपर आते हैं, आपके घर परिवार पे आते हैं, उस वक्त लड़ाई फिर अच्छी नहीं लगती। आप बैठे हैं कहीं अमेरिका में, मस्ती से अपने घर पे बड़े टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं किस तरीके से बमबारी हो रही है, किस तरीके से। ओह वेरी गुड, मजा आ गया, क्या चोर, मारो बम, दागो मिसाइल, मजा आ रहा है। लेकिन जब आपको बोला कि जो $10 की चीज है वो अब $20 की हो गई, फिर आप कहते हैं लड़ाई रोको। फिर सब शांति दूत बन जाते हैं, फिर सब वो जो सफेद कबूतर उड़ाते हैं ना, शांति वाले, सब सफेद कबूतर बन जाते हैं। शांति शांति शांति। तब शांति की याद, नमन की याद आती है जब छोटी छोटी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। और यही चीज अमेरिका में हो रही है। राइट? अब पांचवी चीज जो है, जो इसने बहुत गड़बड़ करी है, जिसमें अमेरिका में फिर इसको सुननी भी पड़ रही है लोगों से और लोग इससे सवाल जवाब पूछ रहे हैं, इसने पूरी फॉरेन पॉलिसी बर्बाद कर दी। टैरिफ का मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, टैरिफ का मामला फॉरेन पॉलिसी को लेकर है। जिनके साथ इनके अच्छे रिश्ते थे, जिनके साथ अमेरिकन स्टेट ने कोशिश करी थी, जैसे भारत पिछले 20 साल से अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि यार इंडिया के साथ दोस्ती, इंडिया के साथ दोस्ती। ही हैज पुश्ड यूएस रिलेशंस विद इंडिया बैक 20 ईयर्स। अब ऐसा होता है ना कि जब आपको अपनी ताकत के बारे में गलतफहमी होती है कि मैं तो बहुत बड़ा टार्जन हूं यार, मुझसे बड़ा टार्जन कोई नहीं है, मैं ऐसा कर दूंगा ना तो बर्बाद हो जाएंगे मुल्क, और वो मुल्क फिर आपके सामने झुकता नहीं है, तो आपकी फिर दुनिया भर के सामने किरकिरी होती है। और यही डोनाल्ड ट्रंप, ये तो 5 बड़ी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप फेस कर रहा है, और ये इसकी अप्रूवल रेटिंग्स नीचे खींच रहे हैं। और जब नीचे खींच रही हैं अप्रूवल रेटिंग्स इसकी, तो इसको लग रहा है कि अगर मैं हार गया मिड टर्म इलेक्शंस जो कि नवंबर में होने वाले हैं, भाई साहब मैं इंपीच हो जाऊंगा। देखिए अपने स्क्रीन पे दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए, ट्रंप का बयान है कि अगर मैं हार गया नवंबर के मिड टर्म्स तो डेमोक्रेट जो है मुझे इंपीच कर देंगे, निकाल देंगे मुझे। हर हफ्ते इंपीचमेंट मोशन आएगा, रगड़ देंगे इसको बुरी तरीके से। ही विल रिग्रेट। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में पॉलिटिकल दुश्मनियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। अच्छा, ये हो गई अमेरिका की बात। अब इसने क्यों बोला? भाई डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला बेंजामिन नेतन्याहू से कि भाई तू लड़ ले, लेकिन खुद लड़ना, फिर यू आर ऑन योर ओन, फिर हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि पॉलिटिकल मजबूरी के अलावा नेतन्याहू की स्ट्रेटेजिक मजबूरी क्या है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा ईरान की स्ट्रेटेजिक मजबूरी क्या है। देखिए बात ऐसी है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू अभी रुक जाता, एक तो मैंने पॉलिटिकल मजबूरी बताई ना, वो इलेक्शन और ये जुडिशियल, ये सब लीगल बातें बताई, उसको आप 1 मिनट के लिए छोड़ो। उसका एक बड़ा जेन्युइन एक स्ट्रेटेजिक रीजन भी है जो नेतन्याहू लड़ाई नहीं रोक रहा। अमेरिका चीख चीख के पागल हो गया, वो फिर भी लेबनान को ठोके जा रहा है और हिजबुल्लाह को ठोके जा रहा है। क्यों? बात यह है कि उसको एक बात पता है कि ईरान अपने आप में वो ताकत नहीं है। ईरान के इर्द गिर्द कई सारी ऐसी बॉडीज हैं जो ईरान को सपोर्ट करती हैं। अब जो नेतन्याहू है वो रूस के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता, चाइना के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकता है कि उसके घर के आसपास जो वो बॉडीज हैं जो सपोर्ट करती हैं, जो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती हैं, उनको खत्म करे। ये उसकी स्ट्रेटेजिक मजबूरी है।
क्योंकि हिजबुल्लाह कभी भी अमन से रहने नहीं देगा इजराइल को। और अगर हमास फिर से फलता फूलता है, वो भी कभी, इट विल नेवर एवर 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 अलाउ इजराइल टू लिव इन पीस। तो ये इसकी स्ट्रेटेजिक मजबूरी। अब हम आते हैं ईरान की स्ट्रेटेजिक मजबूरी क्या है। दोस्तों ऐसा ही देखिए, अगर जो ईरानियन रेजिम है मुश्तबा खमेनेई की, विच इज नाउ अकॉर्डिंग टू मेनी सोर्सेज बीइंग लेड बाय द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, अगर इन लोगों ने कमजोरी दिखाई तो वो जो एलिमेंट है ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों पे, जो अभी दुबक के बैठे हैं, वो एलिमेंट दोबारा आ जाएंगे। इन्होंने कमजोरी दिखाई, इनका तख्ता पलट हुआ। इनको अंदर से कितना नुकसान हुआ है सिर्फ ईरान वाले जानते हैं, और कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी जानती होंगी। इनको भयानक नुकसान हुआ है बमबारी में। इनकी इकोनॉमी तहस नहस हो गई है। देयर इज मैड इन्फ्लेशन इन ईरान। तो अगर ये कंट्रोल करना चाहते हैं, ईरानी रेजिम अगर कंट्रोल करना चाहती है ईरान को, तो फिर जिसको कहते हैं लोहे के पंजे से कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने खुद के लोगों को दबाना पड़ेगा, और अपने ही लोगों को दिखाना पड़ेगा कि क्या तुम ये समझ रहे थे कि ट्रंप आएगा तुम्हें बचाने के लिए? तुम्हें ऐसा लग रहा था? धो दिया ट्रंप को। यह ईरान की मजबूरी है। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं काट्ज, उनका बयान आया है, और उनका बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। उन्होंने चुपचाप ये बोल दिया कि अगर इजराइल को खतरा हुआ, खतरा महसूस हुआ, इजराइल हमला करेगा। कहने की बात यह है कि तुम्हें रोकना है रोक लो, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। इजराइल तो हमला करेगा। और दोस्तों ये बात मैं टेलीविजन अपनी शो पे भी 10 बार कह चुका हूं। इट इज इंपॉसिबल टू स्टॉप इजराइल। आप नहीं रोक सकते, वो नहीं रुकेंगे। इजराइल, देखिए, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं नेतन्याहू के, वो अलग बात है। दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। एज अ स्टेट पॉलिसी, इजराइल विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम दैट थ्रेट इज न्यूट्रलाइज्ड। जब तक वो थ्रेट एलिमिनेट नहीं होगी, इजरायली छोड़ेंगे नहीं उसको। आईडीएफ पीछे पड़ी रहेगी। दुनिया के किसी कोने में, मैं आपको, इनका इतिहास ऐसा है, मैं किसी दिन बताऊंगा आपको। आपने इजरायलियों को मारा, ये यूरोप में ढूंढ रहे हैं, अफ्रीका में ढूंढ रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट में ढूंढ रहे हैं, ये दुबई के अंदर ढूंढ रहे हैं। ये नेचर है यहूदियों का। इफ यू अटैक देम, दे विल हिट बैक। If you attack them, they will hit back 100%, and it does not matter in which hole you are hiding. They will find out. आप दुबई के 5 स्टार होटल में रह रहे हो ना, कोई बात नहीं। अबू धाबी गए हो घूमने के लिए, कोई बात नहीं। कोई ना कोई आपको ट्रैक कर रहा है, और कोई ना कोई आपको, यही कसम तो नेतन्याहू ने खाई थी 7 अक्टूबर के बाद, कि एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। और उसने काफी हद तक अपनी कसम पूरी भी की है। बहुत कम बाकी है। ईरान ये नहीं चाहता कि वही चीज हिजबुल्लाह के साथ हो। वहां पे ईरान ने और प्रेशर डालने के लिए हुथियों को एक्टिव कर दिया। अब जो कल परसों मिसाइल मारी थी इन्होंने, राइट, इट वेंट टू नदर्न इजराइल, अ फ्यू मिसाइल्स वर फायर्ड बाय द हुथीज। यानी कि हुथीज के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, 1.5, 2, 3 हजार किलोमीटर तक की मारक क्षमता की मिसाइल्स हैं। इसका मतलब हुथियों के पास, वो साउथ यमन से शूट करी गई थी, और साउथ यमन में हुथीज बैठे हैं। तो एक तो हुथीज कह रहे हैं हम मिसाइल मारेंगे, दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि बाबल मंदेब को हम ब्लॉक कर देंगे। और यही धमकी 1 हफ्ता पहले ईरान ने दी थी। अब ये बाबल मंदेब है क्या दोस्तों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये कहानी तो सब जानते हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और उसके बिल्कुल नीचे है बाबल मंदेब, राइट? बाबल मंदेब। और हुथी कहां पे हैं? ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यमन का इलाका, ये है हुथी इलाका। यानी कि अपने हथियारों के साथ, या फिर टॉर्पीडोज के साथ, या कुछ और चीजें इस्तेमाल करके, माइंस का इस्तेमाल हो, कुछ भी हो, हुथियों में यह कैपेसिटी है कि बाबल मंदेब को ब्लॉक कर दें। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो गया और बाबल मंदेब ब्लॉक हो गया दोस्तों, तो मान के चलिए दुनिया की 1/3 एनर्जी वहां पर रुक गई। 20% उसका, 12% इसका, टोटल 32%। तो मोटा मोटी मैं कह रहा हूं 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी विच पासेस थ्रू द सीज स्टॉप्ड। और ये कैपेसिटी रखता है ईरान ये करने की। वहां पे अलग किस्म का गेम चल रहा है दोस्तों। मैंने आपको लेबनान समझा दिया, इजराइल समझा दिया, ईरान समझा दिया, यहां पे बाबल मंदेब की बात हो गई, सीरिया की बात हो गई, सबकी बात हो गई। लेकिन एक गेम चाइना ने चला है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। चाइना को अचानक फिर से हिचकियां आई। कहता ना, हिचकी आती तो याद आती है, उसको नॉर्थ कोरिया की याद आ रही। दोस्तों, शी जिनपिंग जहाज पकड़ के नॉर्थ कोरिया चला गया।
अब आप ही समझ लीजिए, नॉर्थ कोरिया चला गया वो, और उसने बोला है कि हमें इस पार्टनरशिप में और जान फूंकनी है, और ज्यादा जान फूंकनी है हमें। नॉर्थ कोरिया इज बीइंग कोर्टेड बाय बोथ रशिया एंड बाय चाइना। तो एक अलग से एक गेम बन रहा है दुनिया में। ये जो अब यूनिपोलर वर्ल्ड था ना अमेरिका, वो स्टोरी खत्म हो गई यार। दैट स्टोरी इज ओवर। अब उस स्टोरी में कोई दम नहीं है कि अमेरिका ही एक सुपर पावर है। अलग अलग ब्लॉक्स बन रहे हैं। जस्ट इमेजिन, शी जिनपिंग, जो बंदा चाइना से बहुत कम बाहर निकलता है, ना के बराबर बाहर निकलता है चाइना से, वो बंदा फ्लाइट पकड़ के प्योंगयांग पहुंच गया नॉर्थ कोरिया। वहां पे किम जोंग और उसकी वाइफ दोनों वहां पे तालियां बजा के उसका स्वागत कर रहे हैं कि आइए आइए साहब आइए। उसका ताली बजा के स्वागत हो रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, मुझे नॉर्थ कोरिया चाहिए। नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है एंड इट्स अ रोग स्टेट, और उसके साथ चाइना, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। चाइना के बिना नॉर्थ कोरिया कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन चाइना का ये जेस्चर नॉर्थ कोरिया को कि देखो शी जिनपिंग पर्सनली आ रहा है, ही इज योर गेस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरीके से पूरे कैलकुलेशन बदल रहे हैं, आप ये देख लेना आगे चल के अमेरिका को और प्रॉब्लम होने वाली है। और मैं फिर से वही बात बोलूंगा जो मैंने टेलीविजन पे बोली थी, बार बार बोलूंगा, इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे जो जियोपॉलिटिकल चीजें हुई हैं पिछले 2-3 महीने, 28 फरवरी के बाद, इसमें सबसे कमजोर कड़ी अमेरिका नहीं, सबसे कमजोर कड़ी है डोनाल्ड ट्रंप। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।